हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। चलो, मेरा नाम है नीरज एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल GRC गोल्डन रेशियो क्लासेस। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ योर क्विक रिवीजन सीरीज। चैप्टर नंबर 2, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ऑल राइट, आज हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का क्विक रिवीजन सीरीज लेकर के आए हैं आपके लिए। ये चैप्टर भी बिल्कुल MCQs एग्जाम के ही पैटर्न पे होगा। ऑल राइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल, तकरीबन 118 एलिमेंट्स में से आउट ऑफ 118 एलिमेंट्स देयर आर 90 मेटल्स एंड 22 नॉन मेटल्स एंड फ्यू आर मेटलॉइड्स। पूरे 118 पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं। उन पूरे 118 एलिमेंट्स में से तकरीबन 90 मेटल्स हैं एंड 22 नॉन मेटल्स हैं और कुछ मेटलॉइड्स हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में अभी डेप्थ में नहीं जाएंगे, स्टार्ट करते हैं चैप्टर। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला है कंडक्शन। भाई, जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट के गुड कंडक्टर होते हैं, मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी और हीट पास होती है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, अगर हम वो कढ़ाई में है ना, घर में कढ़ाई का यूज करते हैं, उसमें खाना बनाते हैं तो फ्लेम जो होता है वो नीचे लगता है लेकिन पूरी कढ़ाई गर्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो मेटल से बनी हुई है। ठीक है, मेटल से बनी हुई है और नीचे अगर फ्लेम लग रहा है तो हीट पास हो रहा है उसमें, तो कढ़ाई ऊपर भी गर्म हो जाती है। ठीक है, सेकंड है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है मेटल से। ठीक है, आपने देखा है भाई, पंखा कहीं और लगा हुआ है, बोर्ड यहां पर है, स्विच हमने ऑन किया और यहां से इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो पंखा चलना शुरू कर देता है। अब वो इलेक्ट्रिसिटी किसके थ्रू कंडक्ट होती है? अंदर में तार होता है, अंदर में वायर्स होते हैं। वो वायर किस चीज के बने होते हैं बच्चे? कॉपर के। कॉपर वायर होता है, एल्यूमिनियम वायर होता है। ठीक है, तो ये सब इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर है। ठीक है, तो कंडक्शन में हम बात करें तो मेटल्स जो होते हैं वो हमारे इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, जबकि हमारा जो नॉन मेटल होता है वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट का बेटा पुअर कंडक्टर होता है। पुअर कंडक्टर होता है नॉन मेटल। एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। बेटा, ग्रेफाइट एक नॉन मेटल होने के बाद भी इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ग्रेफाइट यूज कहां पे होता है? पेंसिल के निब में। पता होगा आपको, पेंसिल का जो निब होता है उसमें ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। सेकेंड है हमारे पास डक्टिलिटी। ठीक है, तो डक्टिलिटी क्या होता है बेटा? डक्टिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको हम मेटल्स को थीन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, पतले पतले तार में कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें हम मेटल्स को पतले पतले तार में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारे मेटल्स होते हैं बच्चे वो डक्टाइल होते हैं, जिसमें कि सिल्वर और गोल्ड ये सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल्स होते हैं। ये सबसे ज्यादा डक्टाइल होते हैं। तकरीबन कहा जाता है कि 1 ग्राम सोना में हम 2 किलोमीटर लंबे तार को बना सकते हैं, इतना ज्यादा डक्टाइल होता है। सोचो, इतना सा सोना कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। तो सबसे ज्यादा डक्टाइल होता है सिल्वर और जो हमारे गोल्ड होते हैं ये। ठीक है, डक्टिलिटी एग्जाम्पल जैसे क्या हो गया, हमारे घरों में कॉपर का तार यूज होता है। कॉपर क्या है? कॉपर को हमने पतले पतले तार में बनाया जिससे कि हम उसके इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करवा सकें, यूज कर सकें। ठीक है, जबकि हमारे नॉन मेटल्स में डक्टाइल नहीं होते, ये डक्टाइल नहीं होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मैलिएबिलिटी। मेटल्स जो होते हैं वो हमारे मैलिएबल होते हैं। मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी क्या है कि मेटल्स को हम पीट करके थीन शीट में चेंज कर सकते हैं। मेटल्स को हम पीट करके थीन शीट में चेंज कर सकते हैं। इसका एग्जांपल जैसे हमारे घरों में एल्यूमिनियम फॉइल का यूज करते हैं ना, वो रोटी लपेटने के लिए एल्यूमिनियम फॉइल आता है, सिल्वर फॉइल आता है। तो ये सब एग्जांपल किसके हैं? मैलिएबिलिटी के। तो हमारे मेटल्स जो होते हैं वो मैलिएबल होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स हमारे मैलिएबल नहीं होते। ठीक है, आगे है सोनरस। सोनरस क्या होता है बच्चा? रिंगिंग साउंड। जब आप मेटल के ऊपर स्ट्राइक करोगे तो ऐसे टन टन वाली साउंड आती है, रिंगिंग साउंड आती है। जैसे आपकी स्कूल में बेल बजती होगी ना, स्कूल बेल, तो वो होता है रिंगिंग साउंड, जबकि नॉन मेटल्स रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। आगे हम बात करते हैं हमारे मेटल जो होते हैं बच्चा, वो लस्टरस होते हैं, इनमें शाइनिंग अपीयरेंस होता है। जैसे सोना चमकता है,
चांदी की अपनी एक चमक होती है, ठीक है, जबकि हमारे जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन लस्ट्रस होते हैं, इनमें कोई चमक नहीं होती है। इनमें भी एक्सेप्शन है आयोडीन और डायमंड। बताओ ना डायमंड कितना चमकता है, तो डायमंड एक नॉन मेटल होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा शाइन करता है, बहुत ज़्यादा चमकता है ये, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि हमारे मेटल्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बेटा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो मेल्ट का मतलब होता है पिघलना, पिघलना, बर्फ से पिघलकर पानी हो गया, है ना, मेल्टिंग है। बॉइलिंग का मतलब होता है उबलना, बॉइलिंग मतलब उबलना, मेल्टिंग मतलब पिघलना, ठीक है। आगे देखो जरा, तो हमारे जो मेटल्स होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा होता है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, जबकि नॉन मेटल्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा लो होता है। मेटल्स में भी एक्सेप्शन है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा लो होता है, जैसे कि गैलियम। बेटा गैलियम को अगर आप अपने हथेली पर रख दोगे ना तो पिघलना शुरू हो जाता है, उसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा कम होती है गैलियम की। गैलियम एक मेटल है, जनरली सारे ही मेटल्स की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है एक्सेप्ट गैलियम। नॉन मेटल्स में आते हैं, नॉन मेटल्स की मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होती है एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड एक नॉन मेटल है लेकिन इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा होती है। डायमंड इज द हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा बोला जाता है, दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ होता है डायमंड, ठीक। नेक्स्ट है हमारा हार्डनेस। जो हमारे मेटल्स होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं, ठीक है। इसमें भी एक्सेप्शन है, कौन कौन सा, सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम जो होते हैं ये हार्ड नहीं होते, ये इतने ज्यादा सॉफ्ट होते हैं कि इन्हें आप अपने एक चाकू से भी काट सकते हो। सोडियम एंड पोटेशियम इतने ज्यादा सॉफ्ट होते हैं कि इन्हें आप अब एक चाकू से भी काटा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, जबकि हमारे जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब क्या होता है कि इन्हें अगर आप मोड़ने की कोशिश करोगे ना तो ये टूट जाते हैं, ये टूट जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फिजिकल स्टेट। जो हमारे मेटल्स होते हैं इनका फिजिकल स्टेट में मेटल्स हमारे सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में हमारे मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। एक्सेप्शन है बेटा मरकरी। मरकरी जो होता है मेटल होने के बाद भी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। जबकि हमारे नॉन मेटल्स सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इन तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। सॉलिड नॉन मेटल के नाम जैसे कार्बन है, फास्फोरस है, सल्फर है, ये सब सॉलिड नॉन मेटल है। गैसियस नॉन मेटल की बात करें, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन है। और लिक्विड नॉन मेटल बेटा केवल एक होता है, ब्रोमाइन। ब्रोमाइन इज वन एंड ओनली वन लिक्विड नॉन मेटल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ब्रोमाइन केवल एक अकेला ऐसा नॉन मेटल होता है जो लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। अब जरा देखो, मेटल्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। इसका मतलब कैसे, मान लो हमने ले लिया बेटा सोडियम। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, आपने 9th में सीखा होगा, ठीक है। तो 281 आता है, 281 आता है। तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 1, तो ये क्या हो गया, मेटल। आप ले लो अगर मैग्नीशियम 282, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, ये भी क्या है, मेटल, ठीक है। एल्यूमिनियम 2 8 और 3, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 3। अरे समझ में आ रहा है ना। 11 नंबर पे आता है सोडियम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 11। तो उसको हम KLMN में बांटते हैं, KLMN में, ठीक है। तो 2 8 8 2 से 11। 12 नंबर पे आता है मैग्नीशियम, 8 2 10 और 2 12। 13 पे आता है एल्यूमिनियम, 8 2 10 और 3 13। तो बेटा जिसके आउटर मोस्ट में 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, देखो 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन, वे हमारे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। ये कह सकते हो कि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 2 और 3। और मेटल्स के आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वही उसकी वैलेंसी होती है, वही उसकी वैलेंसी होती है, ठीक है। दूसरी बात, हमारे जो नॉन मेटल्स होते हैं इनके आउटर मोस्ट सेल में 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं।
मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वहीं उसकी वैलेंसी हो जाती है, जबकि नॉन मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं यानी इसके जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको 8 से माइनस किया जाता है। नॉन मेटल्स की वैलेंसी को निकालने के लिए 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल। ठीक बात है। चलो एक्सेप्ट हाइड्रोजन, बेटा हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो ये मेटल नहीं है, हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल, हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल। अगली बात, मेटल्स हमारे इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। मेटल्स इलेक्ट्रॉन देते हैं, लेते नहीं हैं। मेटल्स इलेक्ट्रॉन देते हैं, डोनेट करते हैं। तो मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर एंड नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। जैसे देखा होगा ना आपने, Na+Cl करते हो तो क्या होता है, Na अपना एक इलेक्ट्रॉन Cl को देता है, ठीक है, तब ये बन जाता है NaCl, और ये क्लोरीन हमारा एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ठीक है, तो मेटल्स, सोडियम क्या है, मेटल है, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है। तो मेटल हमारे इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं जबकि नॉन मेटल हमारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन लेते हैं और मेटल्स इलेक्ट्रॉन देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयन टाइप। जरा देखो, मेटल्स जो हमारे होते हैं वो केटायन फॉर्म करते हैं। केटायन क्या होता है, पॉजिटिव आयन। जो हमारे मेटल्स होते हैं वो केटायन फॉर्म करते हैं, पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो देता है ना वो केटायन फॉर्म करता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं वो एनायन फॉर्म करते हैं। इलेक्ट्रॉन देने वाले केटायन, इलेक्ट्रॉन्स लेने वाले एनायन फॉर्म करते हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो ये एनायन फॉर्म करते हैं। एनायन क्या होता है बेटा, नेगेटिव आयन होता है। एनायन क्या होता है, नेगेटिव आयन। आगे हम बात करते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है मेटल। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन को दे करके पॉजिटिव आयन बनाता है, बस ये समझ लो आप। ये इलेक्ट्रॉन को दे करके पॉजिटिव आयन बनाता है इसलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, और ये इलेक्ट्रॉन को दे करके नेगेटिव आयन फॉर्म करता है इसलिए ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं ऑक्साइड टाइप। तो जो मेटल ऑक्साइड का नेचर होता है वो बेसिक होता है। मेटल ऑक्साइड का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो हमारे पास सोडियम है, रिएक्शन कर बैठा O2 से, तो क्या बना देगा, Na2O, सोडियम ऑक्साइड बना देगा। ठीक है ना, तो सोडियम ऑक्साइड क्या है, मेटल ऑक्साइड। मेटल और ऑक्सीजन, मेटल ऑक्साइड है ना। तो मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, बेसिक होता है। मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, बेसिक। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। मेटल ऑक्साइड का नेचर बेसिक। अब सारे के सारे मेटल ऑक्साइड का नेचर बेसिक नहीं होता। 2 मेटल ऑक्साइड ऐसे हैं जिनका नेचर एसिडिक भी होता है और बेसिक भी होता है, यानी ये एसिड से भी रिएक्शन कर सकते हैं और बेस से भी रिएक्शन कर सकते हैं। समझ रहे हो, उनको हम बोलते हैं बेटा एम्फोटेरिक ऑक्साइड। वैसे मेटल ऑक्साइड जो एसिड से भी रिएक्शन कर ले और बेस से भी रिएक्शन कर ले, या कह लो कि जिसका नेचर एसिडिक भी होता है और बेसिक भी होता है, तो ऐसे मेटल ऑक्साइड क्या कहलाते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एग्जाम्पल इसके क्या हो गए, Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड, ये दोनों हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। आगे आ जाओ, जो हमारे नॉन मेटल्स ऑक्साइड होते हैं ये एसिडिक इन नेचर होते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, ये नेचर में एसिडिक होते हैं। ठीक है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब एसिडिक नेचर होता है नॉन मेटल ऑक्साइड का, एसिडिक नेचर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। एक्सेप्शन में क्या हो गया, H2O, वाटर, वाटर न्यूट्रल होता है ना। नॉन मेटल ऑक्साइड तो ये भी है, हाइड्रोजन नॉन मेटल, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड तो ये भी है, लेकिन ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ना तो एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है, ये न्यूट्रल होता है। ठीक बात, आगे आ जाओ, देखते हैं रिएक्शंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। ये याद करने वाली बात है, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा वो भी अच्छे से। ठीक है, तो रिएक्शंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या है, जरा देखो। अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। एक जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। ज़्यादा ताकतवर कम ताकतवर वाले को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से हटा देता है। इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी पड़ेगी, है ना, रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, एग्जाम्पल हमने ले लिया, जैसे कि जिंक है बेटा, जिंक ने जब फेरस सल्फेट से रिएक्शन किया तो फेरस को हटा दिया और बना दिया जिंक सल्फेट और बना फेरस।
तो देखो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो जब एक मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल से रिएक्शन करता है तो उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा, उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। समझ रहे हो? चलो नेक्स्ट है कि जब हमारा मेटल वाटर से रिएक्शन करता है, जब मेटल वाटर से रिएक्शन करता है तो मेटलिक ऑक्साइड फॉर्म करता है और हाइड्रोजन गैस, और फिर से क्या होता है, मेटल वाटर से रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस, और वो मेटल ऑक्साइड फिर से उसी वाटर से रिएक्शन करके मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, फिर से मेटल ऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करके मेटल हाइड्रो ऑक्साइड फॉर्म करता है। इसका एग्जांपल अगर आपको याद होगा, हमने चैप्टर 1 में पढ़ा है कि कैल्शियम ऑक्साइड CaO रिएक्ट विद H2O टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम क्या है, मेटल है, मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा था। वही बात तो है कि मेटल ऑक्साइड यानी कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अच्छा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बन सकता है। ठीक, आगे देखो, एक बात इंपॉर्टेंट है, अब जरा सुनो, जो हमारा पोटेशियम और सोडियम होता है ये इतनी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर आते हैं पोटेशियम देन सोडियम, ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि ये कोल्ड वाटर से भी रिएक्शन कर लेते हैं। ध्यान दो, पोटेशियम और सोडियम इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि ये कोल्ड वाटर से भी रिएक्शन करके, ठीक है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, और वो हाइड्रोजन गैस फटाफट अंडरगोज कंबसन हो जाता है, उसमें आग लग जाती है। तो अगर पोटेशियम को और सोडियम को अगर आप डायरेक्ट ऐसे ठंडे पानी में फेंक दोगे ना, ठंडे पानी में भी फेंक दोगे, उसमें बहुत जल्दी आग लग जाएगी और वो जलने लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेते हैं। और ये जो रिएक्शन होता है बेटा, ये हाईली एक्जोथर्मिक रिएक्शन होता है। पोटेशियम और सोडियम का पानी के साथ रिएक्शन हाईली एक्जोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, और ये काफ़ी वायलेंट होता है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, आगे आ जाओ। अब इनके बाद आता है हमारा कैल्शियम। कैल्शियम जो होता है कोल्ड वाटर से रिएक्शन करता है, कर लेता है कोल्ड वाटर से रिएक्शन, लेकिन ये इतना ज़्यादा वायलेंट नहीं होता। कैल्शियम अगर वाटर से रिएक्शन करता है तो इतना ज़्यादा वायलेंट नहीं होता, ये इतना ज़्यादा एक्जोथर्मिक नहीं होता जो इतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। ये लेस वायलेंट होता है, इसमें आग नहीं लगती। कैल्शियम जब वाटर से रिएक्शन करता है तो इसमें आग नहीं लगती, बल्कि कैल्शियम फ्लोट होने लगता है, ऊपर ऊपर तैरने लगता है, पानी में ऊपर ऊपर तैरने लगता है। ठीक है, आगे है कि मैग्नीशियम जो होता है बेटा, वो कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करता। मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करता, मैग्नीशियम रिएक्शन करता है हॉट वाटर से। मैग्नीशियम किससे रिएक्शन करता है? हॉट वाटर से, गर्म पानी से रिएक्शन करता है। ठीक बात है। मैग्नीशियम के नीचे आते हैं बेटा एल्यूमिनियम, फेरस और जिंक। ये सब ना तो कोल्ड वाटर से रिएक्शन कर पाएंगे, न ही हॉट वाटर से। ये स्टीम से रिएक्शन करते हैं, ये स्टीम से रिएक्शन करते हैं, समझ रहे हो? ये भाप से रिएक्शन करते हैं। भाई जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा ना, वो ठंडे पानी से भी रिएक्शन कर लेता है। जैसे ऐसे 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 रिएक्टिविटी कम होती चली जाती है, वैसे वैसे उनकी पावर भी खत्म हो जाती है, रिएक्शन करने की प्रबलता भी खत्म हो जाती है, ताकत भी खत्म होती है। ठीक बात है। अब देखो, अब इनके नीचे जो आते हैं ना, जिंक से जो नीचे आते हैं, वो किसी के साथ, से सोना चांदी, ये पानी वानी के साथ रिएक्शन नहीं करते, ये पानी वानी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। ओके, सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू क्विक रिवीजन सीरीज पार्ट 2 चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ऑल राइट, तो पार्ट 1 में जितना कंप्लीट किया है हमने, आपने देखा होगा। अब पार्ट 2 पे आ गए हैं। पार्ट 2 पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जिसमें हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड। जब हमारे मेटल डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देते हैं। जब हमारे मेटल्स डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया, जैसे सोडियम को हमने रिएक्शन करवा दिया HCl से,
ये क्या है, डाइल्यूट है। जब हमने सोडियम को HCl से रिएक्शन करवाया बेटा, तो सोडियम ज्यादा पावरफुल है हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके क्या बना देगा, NaCl, और हाइड्रोजन भाई साहब अकेले बच गए, ये आ गए यहाँ पे हाइड्रोजन। तो NaCl हमारा क्या है, सॉल्ट है। ठीक है, यही रिएक्शन अगर आप H2SO4 से करवाओगे तो क्या बन जाएगा, Na2SO4 बन जाएगा। समझ रहे हो, ये भी हमारा क्या है, सॉल्ट है। तो मेटल अगर डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देते हैं। क्लियर है, कोई सा भी मेटल, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है। क्लियर है, चलो आगे। एक इंपॉर्टेंट नोट है यहां पर, वो ये है कि बेटा डाइल्यूट एसिड तो ठीक है, लेकिन एक एसिड ऐसा है जिसका नाम है नाइट्रिक एसिड, HNO3। क्या नाम है इसका, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड जो होता है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अगर किसी मेटल का नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करवाते हो, ठीक है, तो वो प्रोड्यूस होने वाले हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज कर देगा। अगर किसी मेटल का नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करवाते हो तो प्रोड्यूस होने वाले हाइड्रोजन गैस को वो ऑक्सीडाइज कर देगा, यानी हाइड्रोजन गैस ये नहीं देने वाला है आपको, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। लेकिन फिर भी दो मेटल ऐसे हैं, केवल दो मेटल ऐसे हैं, केवल दो मेटल ऐसे हैं जिनका नाम है बेटा मामा, यानी कि मैग्नीशियम एंड मैग्नीज। ये दो मेटल ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा वेरी डाइल्यूट HNO3 से, बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को दे सकते हैं। ध्यान में रखना, नाइट्रिक एसिड से सारे के सारे मेटल रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस नहीं देते। क्यों? क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, निकलने वाले H2 गैस को ये ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक बात है। केवल दो ही मेटल ऐसे हैं, मैग्नीशियम और मैग्नीज, जो वेरी 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 डाइल्यूट, बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट क्या होता है, इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो, बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को दे देते हैं। क्लियर बात है, याद रखना। आगे चलते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। बेटा जब एक मेटल और नॉन मेटल में रिएक्शन होता है ना, तो सॉल्ट बनता है, और वो कौन सा कंपाउंड बनता है, आयोनिक कंपाउंड। एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, हमारे पास है सोडियम प्लस ले लिया हमने क्लोरीन, मेटल एंड नॉन मेटल क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा, है ना। सोडियम क्लोराइड क्या है, एक आयोनिक कंपाउंड है। सोडियम क्लोराइड क्या है, एक आयोनिक कंपाउंड है। आयोनिक कंपाउंड क्या होता है, सोडियम प्लस है और क्लोरीन हमारा माइनस है, सॉरी, है ना, Na अभी तो प्लस नहीं हुआ है, सोडियम प्लस और क्लोरीन हमारा माइनस है। तो जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनेगा, NaCl। NaCl का एक आयोनिक कंपाउंड है। आयोनिक कंपाउंड क्यों है, क्योंकि जब आप इनको वाटर में डालोगे ना, तो ये पानी में अपने आयंस को देते हैं, है ना, ये आयनों में टूट जाते हैं, Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, इसीलिए आयोनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, तो जब एक मेटल नॉन मेटल से रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बनाता है, यानी कि आयोनिक कंपाउंड बनाएगा, आयोनिक कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज, बेटा फिजिकल स्टेट की अगर हम बात करें तो आयोनिक कंपाउंड का फिजिकल स्टेट सॉलिड होता है। फिजिकल स्टेट में ये सॉलिड स्टेट में होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके बीच का जो बॉन्ड होता है ना, जो दोस्ती होती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, जो प्लस और माइनस के बीच में लगता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण के बल से इतने टाइट बंधे होते हैं कि ये नहीं खुल पाते। आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, ठीक है, कि अगर पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे तो लिक्विड, और भी दूर दूर जाएंगे तो गैस हो जाता है, पास आएंगे तो सॉलिड, है ना। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इसके पार्टिकल मजबूती के साथ बंधे होते हैं। अगर इनके अलग अलग, अगर इनको करना है, आप इनको अलग अलग करना चाहते हो, तो आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इनके दोस्ती को तोड़ने के लिए। अब तोड़ने का मतलब क्या हुआ कि ये बेचारे अलग होंगे। अलग होंगे, कब अलग होंगे, इनके पार्टिकल्स अलग होने का मतलब क्या है, लिक्विड में चेंज होंगे, तो हाई एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है बेटा कि इनका मेल्टिंग पॉइंट
और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होता है। इस जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है। तीसरी बात, आयोनिक कंपाउंड वाटर में सोल्यूबल होते हैं। क्वेश्चन इस पे आया हुआ है, आयोनिक कंपाउंड वाटर में सोल्यूबल होते हैं लेकिन केरोसिन और पेट्रोल में सोल्यूबल नहीं होते। NaCl नमक पानी में घुल जाएगा लेकिन केरोसिन और पेट्रोल में नहीं घुलेगा। नमक पानी में घुल जाएगा लेकिन केरोसिन और पेट्रोल में नहीं घुमेगा। इस चीज़ का हम आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखा सकते हैं, मगर MCQs है, हम इतना डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, वरना आपको हम दिखाते कि NaCl वाटर में सोल्यूबल हो जाएगा लेकिन पेट्रोल में नहीं होगा। तो अब ध्यान में रखना, क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद बेटा ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेते हैं कब? जब सॉलिड में होंगे तब नहीं करेंगे, जब सॉलिड स्टेट में होंगे तब नहीं करेंगे, जब ये लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे ना। अब लिक्विड स्टेट में आने का मतलब क्या है? जब आप इनको वाटर में डाल दोगे, जब आप इनको वाटर में डाल दोगे तो ये आयंस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ये आयंस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ये आयंस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाएंगे। कहने का मतलब अगर नमक का डब्बा है उसमें तार लाकर डाल दिया कुछ नहीं होगा, लेकिन उसी नमक में अगर पानी डाल दो फिर तार डालो फिर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। क्लियर है? चलो, तो आपके इस साल के सिलेबस के अकॉर्डिंग इस चैप्टर में इतना ही पढ़ना था, क्योंकि 30% रिड्यूस हो चुका है ड्यू टू कोविड पैंडेमिक। ऑलराइट, तो यहीं तक हमें पढ़ना था, तो पढ़े। आई होप अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, पढ़ें, आगे बढ़ें, खुश रहें। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट क्विक रिवीजन वीडियो में।